लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कल हमने करवा दिए थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पिछले वीडियो में। अब हमारे पास हैं फेरो, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब बताओ, है क्लियर? शाबाश। देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने वाले सब्सटेंस होते हैं। मतलब उनको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो उनमें मैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग आती है। अब दो मैग्नेट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब वो जिनमें करंट फ्लो रहेगा तब तक तो वो मैग्नेट बने रहेंगे, और जब करंट बंद हो जाए तो मैग्नेटिज्म उनकी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि पंखे जो हैं। और एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, जिनको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जिनको एक बार मैग्नेटाइज अगर हम कर दें तो काफ़ी दिन तक उनमें मैग्नेटिज्म चलती रहे, कई दिन तक प्रेजेंट हो। जैसे हमारी लैब के अंदर देखते हैं बार मैग्नेट, तो वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, परमानेंट मैग्नेट है, वो कई दिन तक रहेगी। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये एक बार मैग्नेटाइज होते, मतलब स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो इनका क्या कारण होता है? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो हमने बताया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो हमने बताया था कि भाई ये जो मटेरियल हैं इनमें अलग अलग मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक मोमेंट होती है, लेकिन इनिशियली वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर होती है। और रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण जो है ये रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है। लेकिन अगर इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब रखते हैं तो ये मैग्नेट जो है वो सारी डाइपोल मोमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं और हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये सब्सटेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है भाई, एटम्स के ग्रुप होते हैं। मतलब इस एटम के अंदर हमने इस स्पेसिमेन में ये डिफरेंट ग्रुप बना दिए हैं। ऐसे ये एक रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया, ये तीसरा रीजन हो गया, इस प्रकार ये अलग अलग रीजन बने हुए हैं। इन रीजन्स में जैसे इस रीजन में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी एटम हैं, उन सभी की मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में है। इसमें जितने भी एटम होंगे सभी की मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगी। इस ग्रुप में जितने भी एटम हैं इनकी मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, मतलब सभी की मोमेंट एक डायरेक्शन में। लेकिन डिफरेंट ग्रुप में जो एटम्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो ग्रुप हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में होगी बिफोर प्लेसिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने से पहले इनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है सभी ग्रुप्स की। और एक ग्रुप को जो है डोमेन कहा जाता है। एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? डोमेन। तो डोमेन जो होता है, एक डोमेन के अंदर लगभग 10⁻22 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक डोमेन में बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं और इन सभी की मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन डिफरेंट डोमेन जो होंगी उनकी मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होने के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाती है जीरो। मतलब जब तक उसको मैग्नेटाइज नहीं करेंगे तब तक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगी।
जैसे इस मटेरियल को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे, यानी कि ये N और ये S, अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन ये होगी N to S। इसमें हमने ये स्पेसिमेन रख दिया, तो इसके जितने भी ग्रुप बनाए थे हमने, उन सभी ग्रुप्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम्स की, वो एक ही डायरेक्शन में लाई हो जाएगी। मतलब सारी मैग्नेटिक मोमेंट्स इधर लाई हो जाएंगे, ऐसे सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगी ऐसे। अब सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है ना वो सेम है, तो इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी और ये जो स्ट्रॉन्ग आ जाएगी। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है और काफ़ी दिन तक भी रह सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसमें ये मैग्नेटिज्म जो है वो करंट ऑफ करते ही मैग्नेटिज्म चली जाती है। अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल भी बताए थे हमने, जैसे कि आयरन होता है, आयरन, सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे स्टील जो अलाय है, ये सारे जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये इनके बारे में हो गया। इनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसी होती हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की। जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है इनकी, यानी कि इनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी आई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। अब आई जो होती है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इंडक्शन पे। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था हमारा, जैसे एन और एस, ये दो पोल बनाए थे हमने, इसके बीच में मैग्नेटाइजिंग लाइंस थी। तो ये मैग्नेटाइजिंग लाइंस जो है कितनी है उस रीजन के अंदर, तो उसके एक तो उसके इंडक्शन पे डिपेंड करता है ये इंटेंसिटी, और एक ये जो इंटेंसिटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन आई। अरे किसका माइक ऑन हो गए? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इनको अगर हम इकट्ठा करें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन और टेम्परेचर। लेकिन जो बी होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई? बी यहाँ पे डिपेंड करता है, बी को ऐसे लिखते हैं म्यू नोट एच के बराबर। वैक्यूम के लिए म्यू नोट एच और मीडियम के लिए म्यू एच। इसका मतलब ये होगा कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो बी की जगह हम एच पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। तो बेटा इसमें जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, इकट्ठा करते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू एच के बराबर। तो इसका मतलब बी की जगह हम ये पुट करें तो हमारे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी हो जाएगा। अब आई बाई एच इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं इधर, आई बाई एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो आई बाई एच होता है ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब आई बाई एच को हम लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी, यानी कि जाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसको इकट्ठा करें इम्प्लाइज जाई इज इक्वल टू सी टी। और ये जो एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी, वो दी थी क्यूरी ने, इसलिए इसको कहा जाता है क्यूरी कांस्टेंट। यानी कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी, यानी कि मैग्नेटिज्म कम हो जाएगी। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को गर्म करेंगे तो वो बन जाएंगे पैरा, उनकी मैग्नेटिज्म हो जाएगी कम। और पैरा को गर्म करते हैं तो वो खो जाते हैं, यानी कि उनकी मैग्नेटिज्म ही ख़त्म हो जाती है।
तो इसलिए जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा बन जाते हैं वो उस सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर होता है, और ये अलग अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होगा। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम? द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म, मतलब उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म क्लियर हो गया, ये ससेप्टिबिलिटी और क्यूरी टेम्परेचर क्लियर हो गया। इसी के ऊपर कंसेप्ट बढ़ते हैं एक दो। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आती है वो चेंज होती है, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी जितनी बढ़ाते चले जाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब कोई टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो उसका बेस बताया जाता है, फिर उसके बारे में कुछ और डिस्कस किया जाता है, फिर और डिस्कस किया जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे टॉपिक की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी हम स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसकी नॉलेज बढ़ाने को उतनी ही हमारी उस टॉपिक के जो है वो एक्सप्लेनेशन जितनी डीप में जाएगी उतनी ही हमारी उसके बारे में इंटरेस्ट और उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो सिमिलरली जब किसी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन या उसकी बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि आई, ये चेंज होती है। और आई और एच के साथ या बी और एच के साथ जो ग्राफ आता है, मतलब एच बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, तो एच बढ़ने के साथ साथ बी भी चेंज होता है, या घटने के साथ वो भी चेंज होता है। तो इनकी वेरिएशन का जो ग्राफ होता है उसी को कहा जाता है हाइस्टेसिस कर्व। ये हाइस्टेसिस कर्व जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल सिलेक्शन के लिए, इसका बहुत काम होता है। एनर्जी लॉस डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इसमें क्या है, जैसे भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं भाई हम, तो जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन बढ़ाएंगे, यानी कि व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज, एच की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन उस मटेरियल का बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा यानी कि एक वैल्यू एच की ऐसे आएगी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इससे आगे इस एच से आगे बी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, इस बी से आगे बी नहीं, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ ही नहीं रही। मतलब तुम्हें 100 बातें बता दी गई तो 100 बातों में से तुमने सिर्फ 80 पहले रिवीजन में तुम 60 से ज़्यादा सीख ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ये बी है। और ये तो आगे की बातें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे बताई जाए चाहे ना बताई जाए, तुमने सीख ली 60। तो इस एच के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कॉन्स्टेंट हो गया। अब हम ये सोचते हैं कि भाई तुम्हारा टेस्ट लेके देखते हैं, हमने जो बताना था टॉपिक के बारे में बता दिया, अब उस टॉपिक को बंद कर देते हैं 1-2 दिन के लिए और फिर एकदम टेस्ट लेते हैं। तो जैसे ही हम फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो होते हैं कुछ तो उस टॉपिक के बारे में ध्यान रहता है उनके, कुछ जो है उसके बारे में भूल जाते हैं। जब टेस्ट लिया जाता है तो सारे के सारे जो हैं वो उतने पॉइंट नहीं बताते, उतनी फीडबैक नहीं मिलती जितनी बताई गई थी। यानी कि जब हमने एच को इस पॉइंट पे बी कांस्टेंट हो गया और एच को रिमूव कर लिया, तो उसमें की कुछ बातें जो हैं दिमाग में रह जाएंगी, मतलब कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन उस स्पेसिमेन में बच जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो पेचकस होता है उसको जब हम चुंबक पे ऐसे रब करते हैं तो जब वो उसके टच में होता है तो जितनी स्ट्रेंथ से चुंबक कर रहा है उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है पेचिस को, जो लोहे की कील वगैरह होती हैं उतनी स्ट्रेंथ से करता है। लेकिन चुंबक को जब हम दूर कर देते हैं तो पेच जो होता है वो कुछ देर तक, पेचकस जो है कुछ टाइम तक जो है उनको अट्रैक्ट करता रहता है, लेकिन फिर वो अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। तो जो बची हुई मैग्नेटिज्म होती है, जब एच की वैल्यू 0 होगी तो बी की वैल्यू कुछ ना कुछ बच गई भाई, बी अभी 0 नहीं हुआ है देखो। तो इसलिए इसको कहा जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बची हुई मैग्नेटिज्म को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोल दो, या फिर हम उसको भाई कह सकते हैं रिटेंटिविटी। ये इस मटेरियल की होगी रिटेंटिविटी। अब इसके बाद अगर उस मैग्नेटिज्म को, बची हुई मैग्नेटिज्म को हमने ख़त्म करना है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में
उसको बढ़ाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो धीरे 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 बी भी घटेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो एच की जिस वैल्यू के लिए, मतलब इस वैल्यू के लिए जो है बी की वैल्यू 0 हो गई, तो इस वैल्यू को, एच की इस वैल्यू को कहा जाता है कोरिसिविटी। कोरिसिविटी, ये बी था इधर। जब हमने एच बढ़ाया तो बी बढ़ा, फिर एच को हमने 0 कर दिया तो बी डिक्रीज हुआ, लेकिन कम्प्लीटली डिक्रीज नहीं हुआ। इसको डिक्रीज करने के लिए हमने एच को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेंथ बढ़ाई, इसकी मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ को अपोजिट कर दिया, तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटिज्म धीरे धीरे घटेगी, धीरे धीरे घटी और इस पॉइंट पे आके 0 होगी। तो एच की जिस वैल्यू पे बी की वैल्यू 0 हो जाती है उसको कहा जाता है कोरिसिविटी। अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कंटिन्यू रखते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिज्म आती चली जाएगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये एच हमने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया था और इस पॉइंट पे आके इसकी मैग्नेटिज्म फिर कांस्टेंट होगी, मतलब इससे आगे ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सैचुरेट हो गया। अब हम इस नेगेटिव मैग्नेटिज्म को हटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो इसमें मैग्नेटिज्म जो है वो कम्प्लीटली 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ अपोजिट टाइप की मैग्नेटिज्म बच जाएगी। इसको ख़त्म करने के लिए फील्ड को फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है, तो सेम डायरेक्शन पहले वाली में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसमें फिर वो पॉजिटिव मैग्नेटिज्म आनी शुरू होती है, मतलब नेगेटिव की ख़त्म होगी यहाँ पे, और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें फिर पॉजिटिव मैग्नेटिज्म आ जाएगी और उसी पॉइंट पे जाके ये फिर जो है दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब पहले बढ़ाने से मैग्नेटिज्म बढ़ी, घटा दिया तो घट गई, लेकिन कम्प्लीटली 0 नहीं हुई, उसमें मैग्नेटिज्म बची हुई थी। उसको ख़त्म करने के लिए फील्ड को फिर अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो जो है मैग्नेटिज्म फिर उससे अपोजिट डायरेक्शन की आ गई, फिर इसको 0 किया तो उसमें फिर अपोजिट की बच गई, उसको 0 करके फिर पॉजिटिव में बढ़ाया तो फिर उसी पॉइंट पे जाके सैचुरेट होगी। तो हमारे पास ये इस टाइप का एक कर्व मिलता है हमें। इस कर्व को कहा जाता है हाइस्टेरेसिस कर्व, इसको कहा जाएगा हाइस्टेरेसिस कर्व। और ये जो कर्व है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर ये कर्व हमारे पास ब्रॉड है, एक मिनट भाई, अलग अलग मटेरियल का ये कर्व जो है वो अलग अलग होता है। तो ये 2 टाइप का होता है, क्योंकि 2 ही टाइप के मटेरियल हैं, सॉफ्ट और हार्ड, यानी कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनका कर्व जो है वो इस टाइप का मिलता है, ऐसे, और फिर ये ऐसे, इस टाइप का कर्व मिलेगा, मतलब ये नैरो। और जो सॉफ्ट होते, मतलब जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती हैं, उनका कर्व जो है वो हमें इस टाइप का मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ये समाल है, तो इसका ये नैरो है। नैरो का मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म तो बचेगी लेकिन बहुत जल्दी 0 हो जाएगी, उसको ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे पंखा जब ऑन है, स्विच ऑन है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ गई, और जब ऑफ कर दिया तो चली गई, आसानी से ख़त्म होगी। और ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं इनका कर्व थोड़ा ब्रॉड होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इनकी जो है ना रिटेंटिविटी भी हाई है, तो इनकी कोरिसिविटी भी हाई है। मतलब इनकी मैग्नेटिज्म बची हुई मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें अपोजिट टाइप की मैग्नेटिज्म ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या फिर भाई इनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। मतलब इनकी रजिस्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होता है, ताकि इनको गर्म करे तो ये पिघले नहीं और इनकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए, पिघलने नहीं चाहिए। ये जो होते हैं इनकी जो ये कर्व जो होता है नैरो होता है, इनकी लो रिटेंटिविटी होती है और लो ही इनकी कोरिसिविटी होती है। तो जो मेटल इस टाइप का ग्राफ दिखाएगा उसको तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं, मतलब पंखे में काम आएगा, वो ट्रांसफार्मर में काम आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। और जो इस टाइप का कर्व दिखाएंगे उन मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसमें? उनको यूज़ किया जा सकता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। तो ये इस कर्व का यूज है। दूसरा, कोई भी जो कर्व होता है जिस जिस कोऑर्डिनेट के बीच में होता है उसका जो कर्व का जो एरिया होता है वो उनकी गुणा देता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, हमने +1 में बताया था कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी गुणा टाइम। इसमें देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ये जो ग्राफ होगा ना, ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन दी जाती है उस कर्व के एरिया से। तो इसी तरह यहाँ पे होता है कि जो बी एच कर्व का जो एरिया होता है वो निकाले तो हमने उसको बी और एच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ हाइस्टेसिस कर्व, एरिया ऑफ ए हाइस्टेसिस कर्व, ये जो हाइस्टेसिस कर्व लिया था इसका एरिया वो किसके बराबर होगा, इसकी एक साइड तो है एच और दूसरी है बी, यानी कि बी और एच का कर्व, बी और एच का मल्टीप्लिकेशन। अब ये बी और एच का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, हम इनका करते हैं क्या यूज़ करते हैं, इनका डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो बी का जो डायमेंशन होता है, बी का फार्मूला याद करो भाई, F = क्या हुई बी, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज। इसका मतलब बी का डायमेंशन यहाँ से आ जाता है, फार्मूला मतलब F/, क्या हुई। तो F की यूनिट है यहाँ पे न्यूटन, चार्ज की है कूलाम, इसको हम लिखे थे एम्पियर मीटर CGS में, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में एम्पियर सेकंड होती है। वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। इनको लिखो तो बी की यूनिट तो भाई यहाँ से होगी न्यूटन, नीचे कूलाम के लिए चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। कूलाम को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में देखो, आई करंट का होता है चार्ज बटे क्यू बटे टी। तो इसका मतलब क्यू = IT, करंट इनटू टाइम। तो करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की सेकंड, तो इसलिए कूलाम चार्ज की यूनिट होगी एम्पियर सेकंड, और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये तो यहाँ हो गया। ये तो थी बी की यूनिट। अब एच की यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर और मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ नीचे एम्पियर है, ऊपर एम्पियर, ये एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, ये मीटर इनवर्स नीचे चला जाएगा। तो ऊपर बच गया हमारे पास न्यूटन, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे मीटर से और मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो गया हमारे पास न्यूटन मीटर क्यूब, और नीचे हो गया मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर, नीचे हो गया मीटर क्यूब, न्यूटन इंटू मीटर। मतलब ऊपर वाली यूनिट में एम्पियर से एम्पियर कट गया था, नीचे सेकंड से सेकंड कट गया था बेस इसमें डिनोमिनेटर में। अब ऊपर तो बच गया न्यूटन मीटर इनवर्स, इस मीटर इनवर्स को नीचे ले जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच गया। ऊपर नीचे इसको मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो गया हमारे पास न्यूटन मीटर, नीचे हो गया मीटर क्यूब। अब न्यूटन मीटर मतलब जूल, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये तो बन गया वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट सेम होती है, मतलब ये तो बन गई जूल, और नीचे बन गया वॉल्यूम, मीटर क्यूब यूनिट बन गई वॉल्यूम की। तो इसका मतलब इस कर्व का जो एरिया है वो देता है हमें एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी कि जिस मटेरियल का ये BH कर्व जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, जिस मटेरियल का ये BH कर्व का एरिया कम होगा, मतलब ये ग्राफ जो है नैरो बढ़ेगा, उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी जो है वो ज़्यादा लॉस होती है। मतलब जो बार मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट, उनको मैग्नेटाइज करके और उनकी मैग्नेटिज्म ख़त्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर। और ये जो पंखे होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो इनको एक बार मैग्नेटाइज करने मतलब चला के बंद करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत खर्च नहीं करनी पड़ती, मतलब कम एनर्जी लॉस होती है। तो इस प्रकार लेकिन एनर्जी लॉस होती है। तो BH कर्व का जो एरिया होता है वो हमें एनर्जी लॉस के बारे में बताता है कि इस मटेरियल में इतनी एनर्जी का लॉस होगा। तो ये हो गया BH कर्व की इम्पोर्टेंस। ठीक है, एक तो ये बताएगा कि हम परमानेंट मैग्नेट बनाए या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए इस मटेरियल से तो कौन सी बन सकती है, तो इस कर्व के ब्रॉडनेस और नैरोनेस से देख के बता सकते हैं। सिमिलरली इस कर्व का एरिया बताएगा कि इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में इतनी एनर्जी लॉस होगी। तो ये इस BH कर्व की इम्पोर्टेंस है।
इसी के अकॉर्डिंग हम परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट छांटते हैं। जैसे कि परमानेंट में स्टील का मतलब सिलेक्शन किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का सिलेक्शन किया जाता है।